मेरा नाम मिताली है। मैं दुल्हन बनी रूम में बैठी थी। सभी मुझे देखकर मेरी तारीफ़ें कर रहे थे। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग बहुत ज़्यादा था। जो भी देखता कहता कि तुम्हारे पति को तुमसे बहुत प्यार होगा। मैं ऐसी बातों पर मुस्कुरा रही थी। दिल में फीलिंग्स आ रही थी। बस मैंने एक बार ही विराज की फ़ोटो देखी थी और उस पर फिदा हो गई थी। वो बहुत हैंडसम था। पिछले 6 महीने में मैंने इतने सपने सजाए थे कि बता नहीं सकती। आंखें बंद करती थी तो विराज की शक्ल सामने आ जाती थी। मैं दुल्हन बनी बैठी उनके इंतज़ार में थी। मेरे होश उस टाइम उड़ने शुरू हुए जब समय बीतने लगा और मेरी बारात नहीं आ रही थी। मेरे पापा बहुत परेशान थे और मम्मी बार बार मेरी सास को फ़ोन कर रही थी, लेकिन उनके घर से कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। मेरे पापा ने मेरे छोटे भाई को उनके घर भेजा ताकि पता करे कि क्या वजह है, और जो वजह सामने आई थी उसने तुम जैसे मेरी जान निकाल कर रख दी थी। वो लोग कहने लगे कि विराज ना जाने कहाँ भाग गया है, सुबह से ही घर में नहीं है, हम उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। मेरे भाई कहने लगा कि वो शादी के मौके पर कहाँ जा सकता है। वो कहने लगे हम नहीं जानते, लेकिन पता नहीं कहाँ गया। हम उसी के इंतज़ार में हैं, जैसे ही वो आएगा तो बारात लेकर आ जाएंगे। विराज का छोटा भाई कहने लगा कि भाई का ज़बरदस्ती रिश्ता किया था, इसलिए वो भाग गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। उसका ये कहना था कि उसकी माँ उसे घूरने लगी, लेकिन मेरा भाई समझ गया था कि अब मेरी बारात कभी नहीं आएगी। जब यह बात उसने हॉल में आकर मेरी मम्मी पापा को बताई तो वो लोग वहीं पर दिल पकड़कर बैठ गए। रोना धोना शुरू हो गया। सब लोगों में बातें होने लगी। कोई मुझे मनहूस कहने लगा और कोई लड़के वालों को बुरा भला कहने लगा। मेरे पापा के दिल में तेज़ दर्द उठने लगा। यह देखकर मैं रूम से बाहर आई, अपने पापा को संभालने लगी, रोने लगी। मेरी बड़ी 2 बहनें अपने पतियों के साथ आई थी, लेकिन उनके पति मेरे पापा को संभालने की बजाय मुझे ही बुरा भला कहने लगे कि ऐसी लड़की की कोई इज्जत नहीं होती जिसकी बारात वापस चली जाए। मेरी बहनों को ताने देने लगे जैसे कि सारा दोष मेरा हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी ये सब मेरे अपने हैं जो मुझे बुरा भला कह रहे थे। उसी समय एक नौजवान इन मेहमानों में से उठा और कहने लगा कि इस लड़की से मैं शादी कर लूँगा। यह सुनना था कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। मेरे पापा उस नौजवान को देखने लगे। उसका रंग अच्छा खासा काला था, हाइट छोटी थी, शरीर भरा हुआ था, उसके चेहरे की बनावट तक भद्दी थी। देखने में यह नौजवान बिल्कुल भी सुंदर ना था। एक आम सा नौजवान था, लेकिन मेरे पापा के लिए किसी फरिश्ते से कम ना था। मेरे पापा ने यह तक नहीं पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है और कितना कमा लेता है, क्या करता है। बस फ़ौरन ही कहने लगे कि मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल सकता जो तुम हम पर कर रहे हो। मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती थी। यह भी नहीं कह सकती थी कि मैंने विराज के सपने अपने आँखों में सजाए थे, जो कि देखने में अच्छा खासा हैंडसम और स्मार्ट नौजवान था। मैं भला कैसे उस आदमी के साथ शादी कर सकती थी। मेरे पापा को बस मेरे मसले का एक ही हाल नज़र आता था कि कोई भी आए और मुझसे शादी कर ले और मुझे अपने साथ विदा करके ले जाए, ताकि उनकी इज्जत रह जाए। इसके बाद जो कुछ मेरे साथ होना हो जाए, किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। रोते हुए मैंने उसके हाथ 7 फेरे लिए और जब उसके साथ विदा होकर बाहर आई तो सामने पीले रंग की टैक्सी खड़ी देखकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। उसने टैक्सी का फ्रंट डोर खोला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। यह देखकर मेरा दिल था जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। वो एक टैक्सी ड्राइवर था और यह शादी अटेंड करने वाले मेहमानों को छोड़ने आया था, और इन मेहमानों ने उसे रोक रखा था कि वापस भी वो इसी टैक्सी पर जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस टैक्सी ड्राइवर को हॉल के एक कोने वाली टेबल पर बिठा दिया था ताकि मेरी शादी का खाना वो खा कर जाए। पर मैं नहीं जानती थी कि मुझे इस टैक्सी ड्राइवर के साथ विदा होकर उसके छोटे घर के अंदर जाना पड़ेगा। एक गरीब से इलाके के एक छोटे से घर के बाहर वो टैक्सी खड़ी हुई। वो फ्रंट सीट से उतरकर अपने घर का ताला खोलने लगा
फिर मेरी साइड का दरवाज़ा खोला। मैं किसी बेजान मूर्ति की तरह उसे देख रही थी और अपनी किस्मत पर आंसू भी नहीं बहा सकती थी। वो घर क्या था, बस एक सर छुपाने की जगह थी। सीमेंट का बना हुआ आंगन था जो कि बहुत छोटा था। इसके एक तरफ छोटा सा किचन बना हुआ था। सामने एक ही कमरा था। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कोई ऐसा भी मेरी ज़िंदगी में आ सकता है, और वो भी ऐसा इंसान जिसे मैं देखना भी पसंद ना करूं। वो मेरी ज़िंदगी का मालिक बन जाएगा। उसके हाथ में मुझे अपना हाथ बिल्कुल बेमोल लग रहा था। मेरे आंसू टिप टिप बहने लगे क्योंकि मेरा धैर्य इससे ज़्यादा न था। मैं रोने लगी। वो मुझे अपने कमरे में ले गया जहाँ एक साफ़ सुथरी चादर एक पुराने से पलंग पर बिछी हुई थी। बेड थोड़ा छोटा था। दीवार से लगी अलमारी थी, एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल और दीवार पर छोटा सा शीशा लगा हुआ था। छोटे से कमरे में बस इतनी ही चीज़ें आ सकती थी। मैंने एक नज़र इस कमरे पर डाली और मेरी आंखों में आंसू तेज़ी से बहने लगे। उसने मुझे बेड पर बैठा दिया, कहने लगा, आपके लिए पानी लेकर आऊँ? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो फ़ौरन कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद अंदर आया तो एक गिलास पानी मुझे पकड़ा दिया। स्टील का गिलास देखकर मुझे याद आने लगा कि आज तक मैंने कभी स्टील के गिलास में पानी नहीं पिया था। मैं अपनी तीनों बहनों में सबसे सुंदर थी और नखरे भी मुझ में बहुत ज़्यादा थे। आज तक मैंने बर्तन नहीं धोए थे क्योंकि मैं कहती थी कि बर्तन धोने से मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। कभी रोटी नहीं बनाई थी कि इतनी गर्मी में मेरा रंग काला हो जाएगा, मेरे सुंदर से चेहरे पर दाने आ जाएंगे। अगर मेरा कोई बहन भाई मुझे स्टील के गिलास में पानी दे देता तो मैं गिलास पकड़कर ज़मीन पर पटक देती कि मेरे लिए हमेशा शीशे के गिलास लाया करो। मैंने उसके हाथ से स्टील का गिलास पकड़ा, बस 2 घूंट पानी के पिए थे और वापस उसे पकड़ा दिया। उसने पानी का गिलास एक तरफ रखा और मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। मैंने दिल में सोचा, ठीक ही तो कह रहा है, मेरे साथ तो सच में बुरा ही हुआ है। शादी होकर तो और भी बुरा हुआ। मेरे पिताजी शादी करने से पहले देख तो लेते कि वो अपनी हसीन सुंदर बेटी दे किसको रहा है। अगर विराज भाग गया था तो ज़रूरी तो नहीं कि मैं कुंवारी ही बैठी रह जाती। मेरे लिए कोई और भी तो अच्छा रिश्ता आ सकता था, लेकिन पकड़ के मुझे एक टैक्सी ड्राइवर के साथ ब्याह दिया। मेरे आंसू तो इस तरह बह रहे थे कि जैसे रुकेंगे ही नहीं। मैं चाहती थी कि कुछ समय इसके साथ ऐसे ही गुजारूं और फिर इससे डाइवोर्स लेकर वापस अपने मायके चली जाऊंगी। मैं इस आदमी के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी। इस आदमी का नाम श्याम था। शादी के समय तो मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैं गायब दिमागी सी बैठी हुई थी। बस उस समय पापा को अपनी इज्जत का भरम रखना था और मैं उन्हें बलि का बकरा बनने के लिए मिल गई थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि इसका नाम क्या था। उसने 500 के नोट मेरे हाथ पर रखे, कहने लगा, ये आपकी मुँह दिखाई है। शायद टोटल 2000 थे। फिर मुझे याद आने लगा कि विराज की माँ कह कर गई थी कि मेरा बेटा मुँह दिखाई में डायमंड सेट देगा। मेरी आंखों से आंसू उन पैसों पर गिरने लगे। मैंने वो पैसे एक साइड पर रख दिए। मैंने कहा, सुनिए। वो कहने लगा, जी कहिए। मैंने कहा, मैं अभी किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आप दिमागी तौर पर अभी किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, लेकिन जो आपका अधिकार है वो तो मुझे देना ही है। यह कहकर उसने अपना तकिया और रजाई उठाई और कमरे से बाहर चला गया। दिसंबर का महीना था, इसलिए ठंड थी। मैं बेड पर लेट गई, लेकिन इस शादी के जोड़े में सोना मेरे लिए आसान काम नहीं था। मैंने अपने गहने रोते हुए उतारे और फिर अलमारी खोल कर देखा तो वहाँ पर सिर्फ मर्दाना कपड़े थे, लेकिन फ़िलहाल मेरी मजबूरी थी और मैंने वो पहन लिए और बेड पर लेट कर सो गई। सुबह आरती की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मैं नींद में थी। शायद
मंदिर आस पास ही था। फिर ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई आया हो। मैंने अपनी आंखें मुश्किल से खोल कर देखा तो श्याम कमरे में मौजूद वॉशरूम में नहा रहा था। इसके बाद एक नज़र उसे मुझे देखकर फिर कमरे से बाहर चला गया। वो शायद सुबह की आरती के लिए मंदिर जाता था। अब तो मैं जाग चुकी थी, इसलिए सोचा कि पूजा कर लेना चाहिए। मैं वहाँ पर पूजा करने लगी, लेकिन जैसे ही प्रार्थना के लिए हाथ उठाए तो सिसकियों से रोने लगी कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो मेरी शादी इस आदमी से हो गई जो मुझे एक आंख नहीं भाता। सुबह जब वो टैक्सी चलाने के लिए बाहर निकलने लगा तो मुझसे कहने लगा कि मैंने फ्रिज में खाने पीने का सारा सामान रख दिया है, आपको जो भी बनाना हो आप बना सकती हैं। मैं चुप होकर बैठ गई थी, उसका छोटा सा घर देखने लगी। मेरे माँ बाप ने तो मुझे पलट कर पूछा तक नहीं था कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। मैं जब भी अपनी बीती हुई ज़िंदगी को याद करती मुझे रोना आने लगता था। बार बार मैं अपने ऊपर वाले से एक ही सवाल करती थी कि मेरा क्या दोस्त था जो मेरी शादी ऐसे आदमी के साथ हो गई। शाम को जब वो वापस आए तो मैंने बस दाल ही बनाई थी। उसने चुपचाप वो दाल खाई और कुछ पैकेट मेरी तरफ बढ़ा दिए। कहने लगा, इसमें कुछ औरतों के कपड़े पहनने के लिए। मुझे ज़्यादा पता तो था नहीं, इसलिए जो समझ में आया मैंने ले लिया। कल रात से आपने मेरा कपड़ा पहना हुआ है और इस हुलिये में मैं आपको बाहर नहीं ले जा सकता। वो कहने लगा कि इन कपड़ों में से एक लाल कलर का सूट भी है, वो पहन लीजिएगा। यह सुनकर मेरा दिल हलक में आ गया था। मैंने जैसे ही वो पैकेट खोल कर देखा तो एक हल्का फुल्का फैंसी सा सूट था जिसका कलर लाल था। इसके साथ लाल चूड़ियाँ भी थी, लाल कलर की लिपस्टिक भी थी और कुछ मेकअप भी था। फिर मैंने उसकी तरफ देखा तो मुस्कुरा रहा था। मुझे झुरझुरी सी आने लगी थी। मैंने कहा, मैं आपके साथ ऐसा कोई भी संबंध नहीं बना सकती। वो कहने लगा, अब तो काफ़ी समय बीत चुका है। मैंने कहा, देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे आप पसंद नहीं हैं, मैं आपसे प्यार नहीं करती। जो कुछ हुआ वो एक हादसे के तौर पर हुआ था। वो कहने लगा, मैं जानता हूँ सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था, लेकिन हो तो चुका है। आपको मेरे जज्बात का भी ख्याल रखना चाहिए। और रही बात प्यार की, तो असली प्यार हमेशा शादी के बाद ही होता है। आप इसे पहनिए, मैं बाहर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। 1 घंटे बाद वो कमरे में आए तो मुझे उसी पुराने हुलिये में देखकर कहने लगे, आपने कपड़े क्यों नहीं बदले? मैंने कहा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, आप चाहे तो मुझे छोड़ सकते हैं। मेरा यह कहना था कि उसके माथे पर बल पड़ने लगा। बड़े गुस्से से मुझे देखने लगा। कहने लगा, मैंने आपको अपनी पत्नी इसलिए नहीं बनाया था कि आपको छोड़ दूं। सबके सामने इंसान छोड़ने के लिए नहीं अपनाता। मैंने कहा, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, वो एक मजबूरी थी। प्लीज़ इस रिश्ते को अपने सर पर सवार मत कीजिए। मेरा और आपका कोई भी जोड़ नहीं है। मैं अच्छी खासी एजुकेटेड हूँ, नौकरी करके अपना गुजारा कर सकती हूँ। वो कहने लगा कि ठीक है, मैं आपको समय दे देता हूँ। कितना समय चाहिए आपको? मैंने कहा, मुझे डाइवोर्स चाहिए, दे सकते हैं तो बड़ा एहसान होगा आपका। मेरी ये बात सुनकर वो वापस बाहर चला गया। अगले दिन मैं आंगन में बैठी चाय पी रही थी जब सामने से किसी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैंने देखा तो एक हैंडसम लड़का सामने छत पर खड़ा मुझे इशारे कर रहा था। अपनी उंगलियों के इशारे से यह बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत सुंदर हूँ। हालांकि ये हरकत बहुत बुरी थी, लेकिन वो लड़का काफ़ी हैंडसम था। फिर इशारे से उसने मुझसे फ़ोन नंबर मांगा। मैंने उंगलियों के इशारे से उसे फ़ोन नंबर बता दिया है। एन उसी समय घर का दरवाज़ा खुला था। श्याम अंदर आया। वो लड़का भी अपनी छत से नीचे उतर गया। दूसरी नज़र श्याम ने उस छत पर डाली थी। मुझसे कहने लगा, यहाँ मत बैठा करो, सामने बहुत ही छिछोरे किस्म के लड़के रहते हैं, काम धंधा कोई है नहीं, मोहल्ले की लड़कियों को परेशान करते हैं। मैंने दिल में सोचा कि जो भी करते हैं मेरा तो टाइम गुजर ही जाएगा, कम से कम शक्ल सूरत में श्याम से तो कई गुना अच्छा है। मैंने अब रोज़ का रूटीन बना लिया था। जैसे ही श्याम बाहर जाता मैं उस लड़के से इशारे में बातचीत करने लगी। एक बार तो रात के समय उसका फ़ोन आ गया। कहने लगा, जब से तुम्हें देखा है मैं तो तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया हूँ। मैंने कहा कि अच्छा, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ?
वो कहने लगा, हाँ मुझे पता है, तुम इस काले बदसूरत से ड्राइवर की पत्नी हो। पता नहीं इतनी सुंदर पत्नी इसे कैसे मिल गई, लेकिन तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई होगी। मैंने कहा, यह बात तो है, ज्यादती तो मेरे साथ हुई है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वो कहने लगा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हारी हर इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ। मैंने कहा, देखो मैं तुमसे सिर्फ फ़ोन की हद तक रिश्ता रखना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि मैं एक शरीफ लड़की हूँ। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा, ठीक है, हम सिर्फ बातचीत तक ही अपना संबंध रखेंगे। मैंने भी उसकी बात मान ली, क्योंकि अब मुझे भी अपना दिल तो लगाना था, और इस ड्राइवर से मैं अपना दिल नहीं लगा सकती थी। मैंने उस लड़के से फ़ोन पर बातचीत करनी शुरू कर दी। वो मेरी बहुत तारीफ़ करता था, कहता था कि मैंने आज तक तुम जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी, और मैं उसकी तारीफ़ें सुनकर बहुत खुश होती थी। मेरा पति वैसे भी मेरे कमरे में नहीं सोता था, बाहर पलंग पर जाकर लेट जाता था। मुझे बस उसके कपड़े प्रेस करने होते थे, उसे खाना बनाकर दे देती थी। ना मैं उससे ज़्यादा बातचीत करती थी और ना ही उसके पास जाती थी। ज़्यादातर वो लड़का मुझसे रात में बात करता था। उसका नाम ओम था। नाम भी अच्छा था। एक बार कहने लगा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, रोज़ तो देखते हो। वो कहने लगा, वैसे नहीं, पास से। ऐसा करते हैं, किसी होटल या रेस्टोरेंट पर चल मिलते हैं। मैंने कहा, ना बाबा, मुझे डर लगता है। वो कहने लगा, जब प्यार किया तो डरना क्या। मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बस बातें करती हूँ। वो कहने लगा, वो भी करने लगोगी। कहने लगा, और वैसे भी मुझ में क्या कमी है, अच्छा खासा तो हूँ। मैंने कहा, हाँ अच्छे खासे हैंडसम हो, लेकिन कमाते तो कुछ नहीं हो। मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो सिर्फ स्मार्टनेस से मतलब होना चाहिए, और वो मेरे पास है। मैंने कहा, खाली पेट इश्क अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर तुम कुछ करने लग जाओ तो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। वह कहने लगा, एक ड्राइवर की पत्नी होकर तुम्हारे इतने नखरे हैं। मैंने कहा कि आज तक मैंने उसे अपने करीब नहीं आने दिया। वो कहने लगा, मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है। मेरा वादा है कि कटी पतंग की तरह तुम खुद मेरे पास आओगी। मैंने कहा, सोच है ये तुम्हारी। वो कहने लगा, देख लेना, मर्द की बातों में बड़ी कशिश होती है। औरत किसी मोमबत्ती की तरह पिघलने लगती हैं, फिर नहीं देखती कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। मैंने कहा, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा, अगर ऐसी ना होती तो अपने पति को कभी मना ना करती, उसे स्वीकार कर लेती, अपनी किस्मत का समझ कर उसे अपना लेती, या समझ लेती कि ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए उसे ही बनाया था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे उसकी बातें बड़ी बुरी लग रही थी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन शाम मुझसे कहने लगा कि तैयार रहना, हम खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाएंगे। मैं तैयार हो गई थी, इसलिए सोचा कि खाना खाने में तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए थे, वहाँ पर लोग हमें देख रहे थे। हालांकि वो टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर आया था। एक कोने वाला टेबल उसने बुक किया था, ताकि मैं आराम से खाना खा सकूँ। वहीं उसने मुझे पतला सा सोने की अंगूठी भी दी। कहने लगा, ये प्यार का तोहफा समझ कर रख लो। बेशक यह ज़्यादा कीमती नहीं था, लेकिन मैंने उसका दिल रखने के लिए पहन लिया। श्याम कहने लगा, बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, थैंक यू। खाने का मेनू कार्ड उसने मेरी तरफ बढ़ा दिया था। मैंने कहा कि तुम अपनी हैसियत के मुताबिक जो चाहो मंगवा लो। मेरे सबर में अब भी घर ना थी। वो कहने लगा कि ये दावत मैंने तुम्हारे लिए की है, जो चाहें मंगवा लो। उसकी बात सुनकर मैंने मुस्कुरा कर उसे देखा। मैंने कहा कि तुम मेरी दावत अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहने लगा कि तुम्हें जो मंगवाना है मंगवा लो। मेरी जेब में इस समय अच्छे खासे पैसे हैं, इसलिए मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट में लाया हूँ। शायद उसने पिछले 2-4 महीने की अपनी सारी जमा पूंजी आज ही उड़ानी थी। मैंने ऑर्डर कर दिया
खाना मैंने खूब पेट भर कर खाया था क्योंकि सब चीज़ें मेरी पसंद की थी। लेकिन आइसक्रीम खाते हुए थोड़ी सी आइसक्रीम मेरे कपड़ों पर गिर गई। मैं वॉशरूम में अपना दुपट्टा धोने के लिए चली गई, लेकिन जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आई, वहाँ पर एक लड़का खड़ा था। वो मुझ पर कमेंट पास करने लगा। मैंने उसे खरी खरी बातें सुना दी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे वॉशरूम में ही ले जाएगा। मैंने चिल्लाना शुरू किया तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और वॉशरूम में ही मेरे साथ बदतमीजी करने लगा कि अचानक से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। सामने श्याम खड़ा था। यह सब देखकर उसकी आंखों में तो जैसे खून सा उतरा था। उस लड़के को उसने इतना मारा कि मार मार कर लहूलुहान कर दिया। बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए थे। रेस्टोरेंट का मैनेजर तक आ गया था। फिर उसने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। पहली बार मैंने श्याम को इतने गुस्से में देखा था। घर आते ही मैंने देखा कि उसका हाथ काफ़ी जख्मी हो चुका था। उस लड़के ने भी श्याम को मारा था। उसके होठ के पास चोट भी लगी थी। पहली बार मुझे उसका एहसास हुआ था। मैंने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी लड़ने की? वो कहने लगा कि शुक्र करो मैंने उसे जान से नहीं मार दिया। अगर वहाँ का स्टाफ और वो मैनेजर ना पहुँचता तो वो लड़का मेरे हाथों से मर जाता। मैंने कहा कि इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे, पता नहीं मैं उससे क्या सुनना चाहती थी और क्यों सुनना चाहती थी। वो कहने लगा, तुम मेरी इज्जत हो और धिक्कार है ऐसे मर्द पर जो अपनी इज्जत की रक्षा ना कर सके, और धिक्कार है ऐसी औरतों पर जो अपने पति के होते हुए गैर मर्द के सामने अपने आप को पेश करें। जो हुस्न उसके पति के अलावा गैर मर्दों के लिए हो, वो उस गंध की तरह होता है जिस पर हर मक्खियाँ आकर मुंह मारती हैं। और तुम देख सकती हो कि हमेशा गले सड़े फलों पर ही मक्खियाँ का झुंड होता है। औरत की सुंदरता की मिसाल भी ऐसी है। अगर उसके पति के लिए सुरक्षित रहे तो किसी कीमती हीरे की तरह है, वरना गले सड़े हुए फल की तरह है। फिर कहने लगा कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम पर बुरी नज़र भी डाले। यह कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। आज फिर से ओम की कॉल आई थी, लेकिन मुझसे बात ही नहीं हो पाई थी क्योंकि श्याम के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं अपने आप को बहुत छोटा सा महसूस करने लगी। मैंने ओम से लड़ाई कर ली। मैंने कहा कि अगर दोबारा तुमने कॉल की तो मैं अपने पति को बता दूंगी, वो तुम्हारी टांग तोड़ कर रख देगा। इसके बाद मुझे फिर कभी ओम की कोई कॉल नहीं आई। आज मैं खूब तैयार हुई थी। श्याम की पसंद का खाना भी बनाया था क्योंकि मैं इतनी भी बुरी नहीं थी कि खुद को 2 टके का कर लेती। इसलिए सोचा कि अब मैं इसकी हो जाऊं, जिसने मुझे इज्जत दी, भरी बिरादरी में मेरा मान रखा। श्याम मेरे लिए उस समय हर हैंडसम मर्द से ज़्यादा हैंडसम हो गया था। शायद इंसान की नज़र सामने वाले को खूबसूरत और बदसूरत बनाती है, वरना ऊपर वाले का बनाया हर इंसान सुंदर ही होता है। आज जिस नज़रों से मैं उसे देख रही थी, मुझे श्याम में कोई भी बुराई नज़र नहीं आई थी। इसका काला रंग भी मुझे इसके चेहरे पर जचता हुआ महसूस हो रहा था। मेरे दिल में श्याम के लिए प्यार आने लगा था। वो मेरे लिए फूलों के गजरे लाया था जो मैंने मुस्कुरा कर अपनी कलाइयों में पहने थे। वो मुझे हैरत से देखने लगा। मैंने कहा, मैं बहुत कीमती हूँ ना? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अनमोल कर दीजिए। मेरे सवाल पर उसने मेरा हाथ थाम लिया। श्याम की मोहब्बत ने मुझे एकदम बदल कर रख दिया था। अब मेरी सोच बिल्कुल ही बदल गई थी कि जिस खूबसूरती के पीछे मैं भागती थी, वो तो सिर्फ दिल को थोड़ी देर लुभा सकती है, मगर जो इंसान दिल का खूबसूरत हो, वो सारी ज़िंदगी साथ निभाता है, प्यार और आदर भी बहुत करता है। मैं अब बहुत खुश रहने लगी थी। मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे श्याम जैसा पति मिला। मैंने अपने पापा को भी माफ़ कर दिया था क्योंकि उन्हीं के फैसले की वजह से आज मुझे श्याम जैसा प्यार करने वाला पति मिला है। मेरे मायके वाले भी मुझसे मिलने आते रहते हैं, मैं भी जाती रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी खूबसूरत डगर पर चलने लगी है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब